नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंगल विंडो पे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे वो है कैपेसिटी एनालिसिस। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, स्पेशली जब आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो तो कस्टमर को ये डाटा जो हमको भेजना पड़ता है। और वैसे भी आप नॉर्मली भी आपके पास ये डाटा होना चाहिए। जो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आपका जो कैपेसिटी है वो कितना है, चाहे वो आपका फॉर्जिंग कैपेसिटी हो चाहे मशीनिंग कैपेसिटी हो, तो उसके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जिन दर्शकों ने अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सिंगल विंडो जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपके सामने लेके आता रहता हूँ। तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो वीडियो है जल्द से जल्द जो है आपके पास वो पहुँचे। चलिए आगे देखते हैं वीडियो में आपके लिए क्या क्या है आज। सबसे पहले कंटेंट्स की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। व्हाट इज़ कैपेसिटी एनालिसिस, व्हाई वी डू, हाउ टू डू, कैपेसिटी प्लानिंग, स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव कैपेसिटी, कैपेसिटी कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे। फिर इसका लिंकेज के बारे में बात करेंगे, एपीक्यूपी के साथ क्या लिंकेज है इसकी, बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में एक फॉर्मेट है कैपेसिटी एनालिसिस का जो मैंने बनाया है, तो आप उसको देख सकते हो। और उस फॉर्मेट में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे आप उसको फिल करोगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप जो है इसको देखें लास्ट तक, और आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपका माइंडसेट इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, कैपेसिटी वुड बी द एबिलिटी ऑफ ए गिवन सिस्टम टू प्रोड्यूस द आउटपुट विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आप कितनी प्रोडक्शन दे पा रहे हो, तो वो आपकी होती है कैपेसिटी। तो यहाँ पे एक एक्चुअल कैपेसिटी होती है, एक डिज़ाइन कैपेसिटी होती है। डिज़ाइन कैपेसिटी होता है आपका टारगेट, कि आप कितना बना रहे हो उसका ओवरऑल जो भी है। तो अगर आप दोनों का जो गैप कम से कम होगा तो आप मतलब ये होगा कि आप फुली यूटिलाइज कर रहे हो अपने प्रोसेस को। तो अगर वो गैप ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि आपके पास कोई ना कोई आपके प्रोसेस के अंदर कमी है, जिसकी वजह से क्या है कि आप जो है फुली प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे होगे, और आपका जो आप कंपोनेंट्स डिलीवर करते हो अपने कस्टमर को वो भी नहीं हो पा रहा होगा, आपका कस्टमर आपसे नाखुश होगा। इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट कैपेसिटी इज रेफर्ड एज अमाउंट ऑफ द इनपुट रिसोर्सेज अवेलेबल टू प्रोड्यूस रिलेटिव आउटपुट ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि आपके पास कितनी मशीनरी है, कितना मैन पावर है। तो इसको उस नज़रिए से भी देख सकते हो कि ये हमारे पास इतना हमारे पास जो है कैपेसिटी है, जिसके अकॉर्डिंग हम जो कंपोनेंट्स को है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं इसकी। व्हाट इज कैपेसिटी एनालिसिस? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग द कैपेसिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, प्रोसेसेस, सर्विसेज एंड मशीन्स। कैपेसिटी इज द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ एन आइटम बेस्ड ऑन इट्स डिज़ाइन सच एज अवेलेबल रिसोर्सेज। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम बता देते हैं कि हमारा अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो हमारे पास इतनी बसेज हैं, हमारे पास इतने ट्रक्स हैं, तो वो सारा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है, वो हमारा कैपेसिटी हो जाता है। अगर प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में ये होता है कि हम कितने जो टन है फॉर्जिंग कर पाते हैं, हमारी मशीनरी में कितनी आउटपुट है, तो वो जो अब मैक्सिमम आउटपुट आ जाती है हमारे पास, वो हमारी कैपेसिटी बन जाती है। तो इस तरह से एक कैपेसिटी एनालिसिस है। अब जैसे इन सब की अपनी अपनी कैपेसिटी है। बकेट में 6 कप्स जो है वो आप पानी लिक्विड के डाल सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि इसकी कैपेसिटी है जो ये स्मॉलेस्ट, जिसमें कि हम टू कप्स है जो डाल सकते हैं पानी के, तो इनका अलग अलग कैपेसिटी है। तो हम इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं इस एग्जांपल के साथ। अब ये टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ। एबिलिटी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, ये तीनों में आप कंफ्यूजन मत लेके आना। इसको वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले एबिलिटी, द मेंटल और फिजिकल पावर और स्किल दैट मेक्स इट पॉसिबल टू गो समथिंग। अब एबिलिटी की बात करते हैं। अब किसी बंदे का कोई एबिलिटी होता है कि वो अपनी इंटेलिजेंस के साथ, अपनी लॉजिक, नॉलेज, एक्सपीरियंस के साथ, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के साथ उस काम को कैसे करेगा वो, तो वो उसका होता है एबिलिटी। कैपेबिलिटी में क्या होता है कि वो उस काम को कितना अच्छी तरह करता है। मान लो एक स्टूडेंट है, वो अगर 70% मार्क्स लेके आता है तो वो उसका कैपेबिलिटी होगा। कोई स्टूडेंट अगर 90% मार्क्स लेके आता है तो वो उसका उस तरह से कैपेबिलिटी होगा कि आप बोलते हो कि इसका कैपेबिलिटी ज़्यादा है, इसका कम है।
तो ये जो है कैपेबिलिटी को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो। जब बात करते हैं कैपेसिटी की, इट मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट। अब मैक्सिमम कितना लेके आ सकते हो आप, ये आपका कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस है जो वो कितना मैक्सिमम आउटपुट आपको दे सकता है। जितना भी मैक्सिमम आउटपुट देगा वो आपका हो जाएगा कैपेसिटी। जहाँ आप जिम जाते हो तो वहाँ पे जाके आप कितना मैक्सिमम जो वेट उठा सकते हो, 50 किलो, 60 किलो या 70 किलो, जितना भी होगा, तो वो आपका मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा एक डायग्राम की तरह से हम समझते हैं, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी को। अब मान लो हमारे पास हमारा एबिलिटी है कि हम यार कस्टमर से हमने बात किया कि हम 1000 पीस पर आवर के हिसाब से जो है वो कंपोनेंट बनाएंगे, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोसेस के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि हमारा कुछ ना कुछ जो है क्वांटिटी कम हो जाती है। तो हमने 1000 की जगह पे हमारा जो क्वांटिटी अचीव किया हमने वो है 900 पीसेस पर आवर। तो कॉम्पिटेंस जो है वो हुआ हमारा -100, मतलब 100 पीस है वहाँ पे हमारा कम हो गया। अब यही हम बात करें कि कस्टमर किसी और से मटेरियल ले रहा होगा, तो अगर उसने 1000 पीस का 1000 पीस बना दिया, 100% उसका हो गया, तो कस्टमर उससे खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो डिलीवरी होगा प्रोडक्ट का वो 100 पीस कम होगा, हम उसको 900 पीस ही दे पाएंगे, या उस क्वालिटी में कुछ खराब निकल जाएगा, 900 से कम ही दे पाएंगे, क्योंकि हमारा जो है रियलिटी में हमारा कैपेबिलिटी है, जो हमारा कैपेसिटी है वो 900 पीस का है। हमने कस्टमर से वादा किया था 1000 पीस का और हमने उसको भेज दिया 900 पीस। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। प्रोसेस कैपेसिटी, अब बात करते हैं हम प्रोसेस कैपेसिटी के बारे में। हाउ मैनी फ्लो यूनिट द प्रोसेस कैन प्रोड्यूस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं कि मेरा प्रोसेस है यही, इसका इतना साइकिल टाइम है। अब साइकिल टाइम के अकॉर्डिंग आपका पूरा प्रोसेस का जो है वो 8 घंटे का जो शिफ्ट है उसका निकल आता है कि यार ये 8 घंटे में इतना प्रोडक्ट बना रहा है। तो वो उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपके जो प्रोसेस है उसने कितने वो यूनिट्स बना दिए, वो आपका हो जाता है प्रोसेस कैपेसिटी। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ देखते हैं आगे। अब कोई कंपनी है XYZ, कोई भी कंपनी है, उसका हमने प्रोडक्शन लिया। एक्चुअल प्रोडक्शन लास्ट वीक उस कंपनी का निकला है वो है 148,000, मतलब 1,48,000 पीस वो निकाला है उसने। अब यहाँ पे बात आ रही है इफेक्टिव कैपेसिटी की। तो इफेक्टिव कैपेसिटी है जो है 1,75,000। ये जो इफेक्टिव कैपेसिटी है ये है जो मैक्सिमम उसने बनाया है, मतलब उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं 1,75,000 पीस बना दूंगा, ये उसने कमिटमेंट कर ली। अब जो डिज़ाइन कैपेसिटी है वो है 1200 पीस पर आवर, जिसके हिसाब से 2,01,600 पीस उसने बनाने हैं। जो मैंने नीचे कैलकुलेशन किया है वो वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये डिज़ाइन कैपेसिटी ये होती है कि मान लो आपके पास एक इक्विपमेंट है। अब जो जिस कंपनी भी उसको डिज़ाइन किया होगा वो बताएगी कि आपको यार ये इतना माइलेज देगा। अगर बाइक, मान लो आप बाइक की बात कर रहे हो, तो बाइक में आपको कंपनी देती है कि यार ये 80 की एवरेज देगा या 90 की एवरेज देगा, बट एक्चुअली जब आप उसको चलाते हो तो वो एवरेज कई बार उससे कम होती है, ज़्यादातर तो कम ही होती है। तो वो जो आपने क्या कैपेसिटी उसका देखा, वो माइलेज देखा, वो आ गया आपका इफेक्टिव कैपेसिटी। और जो डिज़ाइन कैपेसिटी जो कंपनी बता रही है मैनुअल के अंदर, वो बता रही है 90 का, कि 90 जो किलोमीटर जो है इसका पूरा वो माइलेज आएगा, तो वो हो जाती है डिज़ाइन कैपेसिटी। और जो एक्चुअल जो में आएगी वो होती है इफेक्टिव कैपेसिटी। तो इस हिसाब से वर्किंग डेज हैं हमारे 24/7 जो है 24 घंटे कंपनी चलती है और हफ्ते में पूरे दिन चलती है। तो उस हिसाब से उसको इतने पीस बनाने थे, लेकिन उसने बनाए 1,75,000। अब इसको उसी एग्जांपल के साथ फिर कोरिलेट करते हैं कि एबिलिटी, तो डिज़ाइन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि 2,01,600 पीस उसने बनाने हैं, लेकिन रियलिटी में उसने बनाए हैं 1,75,000। तो ये 26,600 पीस है जो वो कम हो गया, और आपका कस्टमर है जो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इस तरह से ये कैपेसिटी एनालिसिस आपको पूरा जो है वो करना है, मतलब अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये काफ़ी इफेक्टिव है। इससे आपका कस्टमर है जो सेटिस्फेक्शन होती है, तो आपको यहाँ पे गौर करना है इसके बारे में। अब ये बात आ रही है कि वाई वी डू कैपेसिटी एनालिसिस, डेवलपिंग एन ऑपरेशंस प्लान फॉर द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इन एसेंशियल कैपेसिटी मॉडलिंग हेल्प्स द फैसिलिटीज ऑपरेट टू एफिशिएंटली रियलाइज देयर पीक पोटेंशियल। मतलब इससे कि हमको पता चलता है कि वाकई में हम कितना बना सकते हैं। अगर आप बैठे बैठे बोल दोगे यार मेरा प्रोसेस तो इतना बना देगा, तो आपका जो है वो 100% गलत भी हो सकता है,
कि आप उतना तो नहीं अचीव कर पाओगे। अगर आप एनालिसिस करके किसी को बताओगे तो आप उसको प्रूव भी कर सकते हो। अब जैसे हम अपने करते हैं, मैं एनपीडी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा ये चीज़ का अंडरस्टैंडिंग जो है वो होती है कि कस्टमर जब भी हमारे पास कैपेसिटी के बारे में पूछता है तो वो हमसे डाटा मांगता है हमेशा। तो हम क्या करते हैं, उसको डाटा बना के देते हैं कि हमारे पास इतना, हमारे पास मशीनरी है, इस मशीनरी के ऊपर जो है लाइन सेटअप के ऊपर सॉरी, जो है आपका प्रोडक्ट जो है हम चलाएंगे, और इस हर मशीन का जो है हम उसका कैपेसिटी बताते हैं कि इसका यहाँ पे इतना प्रोसेस का हमारा ये कैपेसिटी है। तो उससे हम उसको सेटिस्फाई करते हैं। अगर वो नहीं सेटिस्फाई होता तो कस्टमर खुद हमारे पास आता है उसको देखने के लिए प्रैक्टिकल कि यार वाकई यहाँ पे पॉसिबल है बनाना कि नहीं। तो इस तरह से ये कैपेसिटी एनालिसिस है जो हम इसलिए ये करते हैं ताकि हमारे को रियलिटी है जो प्रोसेस के बारे में वो पता चले। हाउ टू डू कैपेसिटी एनालिसिस। अब कई बार कस्टमर क्या पूछता है कि आप जो आपका ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है वो भी शेयर करो। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो हाल ही में बनाया है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दूंगा उसको, तो आप वहाँ से उसको जो है वो देख सकते हो। वो भी इसके साथ ही रिलेट होता है। कई बार कस्टमर वो भी कैपेसिटी एनालिसिस के साथ आपके जो है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का जो है डाटा वो भी मांग लेता है, तो उसको ओवरऑल प्रोसेस के बारे में वो है पता लग जाता है कि हाउ टू डू द कैपेसिटी एनालिसिस। अब जब भी हमारे पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है कि आप हमको अपने कैपेसिटी के बारे में बताइए, कितना कैपेसिटी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप बना सकते हो, तो जब हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब आइडिया, बिजनेस केस, डिज़ाइन, पायलट, प्रोडक्शन, वैलिडेशन, लॉन्च, तो कस्टमर हमको बता देता है कि आने वाले 6 महीने में जो है ये हमारा प्रोडक्ट है जो मास प्रोडक्शन में चला जाएगा, इसके इतने लाख जो पीस है हमको पर मंथ तो चाहिए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैपेसिटी का जो डाटा है हमारे साथ शेयर करो। तो वहाँ क्या होता है कि प्लान एंड डेफिनेशन जो APQP का फर्स्ट फेस है। अब ये 5 फेस हैं APQP के। जिन लोगों ने APQP का वीडियो नहीं देखा है तो आप कृपया डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, APQP का वीडियो जो आप देख सकते हो। उसमें आप ये जो सभी इसके स्टेप्स हैं उसको बारीकी से देख सकते हो, क्या क्या इसमें स्टेप्स है फेज़ 1 में। तो उसी फेज़ में आप देखोगे कि हम फॉर्मेशन ऑफ CFT करते हैं, डिज़ाइन रिव्यू करते हैं, फिजिबिलिटी करते हैं, DFM पॉइंट्स भेजते हैं कस्टमर को, और उसी फेज़ में हम कैपेसिटी प्लानिंग कर लेते हैं कि इसका अगर इतना रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास इतना कैपेसिटी है, हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हैं। तभी वो हमको लेटर ऑफ इंटेंट भेजते हैं, मतलब गो अहेड भेजते हैं कि आप इसको प्रोडक्ट को बनाना शुरू कीजिए, इसका डेवलपमेंट है जो स्टार्ट कीजिए। तो इसको आप वहाँ से अच्छी तरह से समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ बेसिक्स पॉइंट्स बताए हैं आपको। अब मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटी एनालिसिस की, तो कैपेसिटी प्लानिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले बात आती है एस्टिमेट की। एस्टिमेट में आप क्या करोगे, आपको एस्टिमेट लगाना है कि जो कस्टमर आपको जो प्रोडक्ट दे रहा है उसका कितना टारगेट हो सकता है मंथली के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट आ जाता है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स। अब मेरे को 1 लाख पीस का जो है एस्टिमेट लगा लिया कि यार 1 लाख पीस का ऑर्डर आएगा इसका, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना जो कैपेसिटी देखूंगा कि यार मेरे पास कितनी मशीन है, क्या मैं 1 लाख पीस बना सकता हूँ। अगर बना सकता हूँ तो मैं कस्टमर को इस तरह का डाटा दूंगा। अगर नहीं बना सकता तो मैं कस्टमर को बताऊंगा कि यार मैं 4 मशीन और ख़रीदा हूँ, या मैं इसी पे बनाऊंगा, तो मेरी एक और लाइन सेटअप है उस पर भी मैं बनाऊंगा, 2 लाइन या जो आपके लिए चलाऊंगा। तो ये उसका रिक्वायरमेंट हो गया। थर्ड में है एनालिसिस। आपके पास 10 मशीन है, 10 मशीन में से अगर 1-2 मशीन आपका जो है उसका ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है जो कम आ रहा है, वही कम आ रहा है, तो आप देखोगे यार यहाँ पे मेरे को जो है कुछ काम करना पड़ेगा। मेरे पास कैपेसिटी तो है लेकिन ये 2 मशीन है जो ये मेरा काम ख़राब कर सकती हैं, मैं इसके ऊपर काम करूँगा। अब वो वहाँ से जो है आपके पास एक गैप निकल के आएगा, उस गैप को आप किस स्ट्रेटजी से जो है वो कम करोगे, ये पूरा होता है कैपेसिटी प्लानिंग। गैप को कम करना किस स्ट्रेटजीज के साथ। स्ट्रेटजीज़ में आपको आगे बताता हूँ कि क्या क्या स्ट्रेटजीज़ आप यूज़ कर सकते हो जिसके अकॉर्डिंग आप इसको कम कर सकते हो। सबसे पहले आती है लैग कैपेसिटी और मैच कैपेसिटी। लैग कैपेसिटी में क्या है, फैसिलिटी वुड एम टू ऐड कैपेसिटी बिफोर इट एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन डिमांड। मतलब डिमांड चाहे जितनी मर्जी हो, आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया कि आपका जो कैपेसिटी है बढ़ गया। चाहे आपने वहाँ पे बोका योगा काइजन करके कुछ कर दिया या कुछ मशीनरी ऐड कर दिया,
आपको ये नहीं मालूम होता है इसमें कि आपके पास डिमांड कितनी आएगी। आप एक एस्टिमेट लेके चलते हो कि मेरे पास इतना आ सकता है। अब लैग कैपेसिटी में क्या है कि जब आपके पास डिमांड आती है तब आप एक्शन लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपना जो है स्मॉल स्टेप्स के अंदर जो है वो आप करते हो सारा काम। जो है आप मशीनरी ऐड करते हो, चाहे कुछ भी आपने इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, वो आती है लैग कैपेसिटी। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब आप लैग कैपेसिटी में करते हो तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाती है जो बाद में काम नहीं आती। क्या होता है कि डिमांड उतनी बढ़ती नहीं है, उतना आपके टारगेट मिलता नहीं है जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया होता है, तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है लैग कैपेसिटी है जो। लेकिन लैग कैपेसिटी में आपको डिमांड का पिक्चर क्लियर होता है कि आपको इतने पास है, मेरे पास इतना डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है कैपेसिटी अपनी बढ़ा सकते हो। अब मैच कैपेसिटी क्या है, एन ऑपरेशन विल एम टू इंक्रीज। मान ली एक इसमें जो है कम से कम इन्वेस्टमेंट होती है। मान लो एक इक्विपमेंट का जो है आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ पे कुछ ऐड ऑन कर दिया, या सिंगल मैन पावर के साथ आपने अल्टरनेट मशीन्स लगा दी उनके पास, कुछ भी ऐसा करके जो आपने वो कैपेसिटी जो है उसकी बढ़ा ली। तो इससे क्या होता है कि आपका धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स के अंदर जो इंक्रीमेंट होता रहता है और धीरे धीरे आपकी जो है कैपेसिटी कुछ टाइम के बाद बढ़ जाती है। तो इसमें जो है वो डिमांड से इतना जो है वो ताल्लुक़ नहीं होता है। आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप कुछ ना कुछ स्मॉल स्टेप्स में इंप्रूवमेंट करते रहते हो और फाइनली आपका जो टारगेट कैपेसिटी है उसके साथ आपका कैपेसिटी जो है मैच कर जाता है। तो ये 3 तरह का स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो और अपना कैपेसिटी जो है बढ़ा सकते हो। अब कैपेसिटी कैलकुलेशंस की बात करते हैं। फार्मूला है ऑपरेटिंग आवर इंटू ऑपरेटिंग रेट इंटू नंबर ऑफ मशीन्स। तो सिंपल सा फार्मूला है, आप इसको याद कर लें तो आप इजीली जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमको चाहिए होगा एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम। एग्जांपल के साथ हम इसको करते हैं। यहाँ पे मैंने कटिंग, फॉर्जिंग, हीट ट्रीटमेंट, शॉर्ट ब्लास्टिंग, मशीनिंग और पैकिंग, ये एक पूरा प्रोसेस फ्लो चार्ट दिया है। अब सबसे पहले आप फॉर्मूले में देखोगे कि यहाँ पे है ऑपरेटिंग आवर्स। तो मैं सबसे पहले ऑपरेटिंग आवर्स कैलकुलेट करूँगा कि मैं कितने घंटे काम करता हूँ, कितने घंटे मेरे पास मशीनरी जो है वो चलती है। मान लीजिए 6 दिन में, मैं हफ्ते में 6 दिन काम करता हूँ और एक शिफ्ट रोज़ चलती है, 8 घंटे की शिफ्ट रोज़ चलती है, तो मेरे पास पूरे हफ्ते का टाइम आ गया 48 घंटे जो है मैं हफ्ते में काम करता हूँ, मेरा प्रोसेस काम करता है। तो सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग रेट। चलिए देखते हैं आगे। अब ऑपरेटिंग रेट कैलकुलेट किया हुआ है। ऑपरेटिंग रेट को मतलब साइकिल टाइम भी बोल सकते हैं। ये साइकिल टाइम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। कटिंग का है 100 पीस पर आवर, फॉर्जिंग का है 150, हीट ट्रीटमेंट का है 90, शॉर्ट ब्लास्टिंग का 200, मशीनिंग का 250 और पैकिंग का 280। तो ये सारा इसका साइकिल टाइम हो गया, ऑपरेटिंग रेट हो गया कि किस हिसाब से हमारा ये प्रोडक्शन आ रहा है। उसके बाद थर्ड था हमारा फार्मूला में, आप देखो वो था नंबर ऑफ मशीन्स। नंबर ऑफ मशीन्स कितना है, कटिंग में 2 है, फॉर्जिंग में 1 है, हीट ट्रीटमेंट में 1 है, शॉर्ट ब्लास्टिंग में 1, मशीनिंग में 1 और पैकिंग में 1। अब इसको सभी मैं फार्मूले में इनपुट करूँगा तो मेरे पास जो कैपेसिटी निकल के आएगी, कटिंग का है 9600, फॉर्जिंग का 7200 एंड सो ऑन। तो इसको पूरा कैलकुलेशन निकल आया। अब यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है कि जो मेरा पैकिंग कैपेसिटी है वो मैक्सिमम है, वो है 13440 और जो मेरा हीट ट्रीटमेंट का कैपेसिटी है वो सबसे कम है। तो मेरे को यहाँ से पिक्चर क्लियर हो गया कि जो मेरा पैकिंग का कैपेसिटी है उसको तो मैं फुल्ली यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहा हूँ। इसकी वजह से, हीट ट्रीटमेंट की वजह से, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट का जो कैपेसिटी है वो सबसे कम है। अब मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा, जो मैं प्रायोरिटाइज करूँगा इसको, तो सबसे पहले मैं हीट ट्रीटमेंट को करूँगा ताकि मैं उसकी कैपेसिटी बढ़ाऊँ, ताकि क्या है कि शॉर्ट ब्लास्टिंग वाले को मटेरियल जो है वो पूरा मिले और फर्दर मशीनिंग के लिए पूरा मटेरियल मिले और पैकिंग के लिए मटेरियल जो है पूरा मिले। हीट ट्रीटमेंट के बाद मैं टारगेट करूँगा फॉर्जिंग कैपेसिटी के ऊपर। फॉर्जिंग कैपेसिटी के बाद मैं टारगेट करूँगा कटिंग और शॉर्ट ब्लास्टिंग की। जैसे जैसे ये इसको प्रायोरिटाइज़ किया होगा मैंने, वैसे हिसाब से मैं टारगेट करूँगा, चाहे मैं वहाँ पे मशीनरी इंप्रूव करूँ या मैं कुछ लाइन सेटअप और इंक्लूड करूँ उसके साथ। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं कि पैकिंग को जो है फुली यूटिलाइज़ करूँगा। और पैकिंग को फुली यूटिलाइज़ करूँगा तो मैं कस्टमर के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो मटीरियल है वो भेज दूँगा और मेरी कैपेसिटी जो है ऑटोमेटिकली 13440 पे आ जाएगी, जो अभी कम होके मेरा कैपेसिटी जो है 4320 के हिसाब से वो चल रहा है। तो इस तरह से मैं अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करूँगा। कुछ पॉइंट्स हैं, आप लास्ट में देखिए।
जो फॉर्मूला है इसका प्रोसेस कैपेसिटी का, ऑपरेशन टाइम इंटू ऑपरेशन रेट इंटू नंबर ऑफ मशीन्स। अब इन तीनों में से आप कुछ भी इंक्रीज़ कर दोगे तो उसके हिसाब से क्या है कि आपका जो प्रोसेस कैपेसिटी है जो वो बढ़ जाएगा। ऑपरेटिंग टाइम को जो आप इंक्रीज़ करोगे, कैसे करोगे आप ऑपरेटिंग टाइम को? अगर आप एक दिन में 1 घंटे की 8 घंटे की एक शिफ्ट चला रहे हो, आप शिफ्ट को 2 कर दो, एक दिन में 2 शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है कैपेसिटी वो बढ़ जाएगा। ऑपरेटिंग रेट है, ऑपरेटिंग रेट को यहाँ पे कम करना पड़ता है। कुछ ना कुछ आपका साइकिल टाइम जितना वो कम होगा उतनी उतनी आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। चाहे आप पोका योका कोई काइजन वगैरह कुछ भी लेके वहाँ पे इसको देख सकते हो। ये पोका योका ओई और काइजन के ऊपर मैंने वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इनके बारे में जान सकते हो। कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के अंदर वहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, उसके अंदर आप वीडियो को ज़रूर देखें। और थर्ड पॉइंट हमारा है नंबर ऑफ मशीन्स। अब इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट आ जाती है, आपको मशीनरी ऐड करनी है और उसमें आपका पैसा लगेगा, तो ये कुछ ज़्यादा किफ़ायती सौदा नहीं है। तो इस वजह से आप इसको थोड़ा सा कर भी सकते हैं, अगर आपका मैनेजमेंट अलाउ करता है तो आप नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीज़ कर दीजिए और आपका वो बढ़ जाएगा अपना जो है कैपेसिटी। तो लास्ट में ये फॉर्मेट जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करना था। तो इसमें जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट है, पार्ट नंबर है, ऐसी शीट जो है हमको कस्टमर को देनी पड़ती है। एक्सेल में आप फार्मूले के साथ भी शीट बना सकते हो, अलग अलग शीट्स होती है अलग अलग कस्टमर्स के लिए। ये एक सिंपल फॉर्मेट है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, इसको आप यूटिलाइज़ करके अपने अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई भी कर सकते हो। पार्ट नंबर, पार्ट नेम, नेम, वेंडर कोड, कोडिंग, डेट, ये सब कुछ डाल सकते हो। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स जो आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है, मंथली रिक्वायरमेंट है, पीक रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे जो भी आपका कस्टमर के टारगेट आया हुआ है, शेड्यूल आता है प्रोडक्शन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर की वो भर सकते हो। नीचे आप देखोगे यहाँ सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के बाद ऑपरेशन है, ऑपरेशन नंबर कितना है 1, और क्या प्रोसेस है, मिलिंग है, ड्रिलिंग है या CNC BMC कुछ भी प्रोसेस है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दोगे। और मशीन के बारे में है, ये मशीन है, इतनी मशीन्स हैं और उसका इफेक्टिवनेस मतलब OE का जो है वो आप यहाँ पे डालोगे, कितना साइकिल टाइम है उसका, कितनी शिफ्ट चलती है, प्रोडक्शन आवर्स पर डे और पार्ट्स पर डे कितना प्रोडक्शन है, कितना रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपके पास गैप निकल के आ जाएगा, यहाँ पे जिस गैप को आपने कम करना है। अगर गैप ज़्यादा है तो आप यहाँ पे उसका एक्शन प्लान लिख दोगे और एक्शन के अकॉर्डिंग किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिख दोगे यहाँ पे, और उसका टारगेट डेट। तो इस तरह से ये फॉर्मेट है, इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। किसी को चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में वो मेरे को अपना जो ID वगैरह सेंड कर दे, मैं उनको सेंड कर दूंगा ये। तो इस तरह से ये आप देख सकते हो, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो इसका आउटपुट है वो